नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग आज से शुरू करेंगे वेल्डिंग ट्रेड के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तो उन्हीं का हम लोग अध्यायवार साल पेपर सॉल्व करेंगे। यानी कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं हर एक एग्जाम में, तो उनका क्वेश्चन हम लोग चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड का परिचय एवं सुरक्षा सावधानियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग लाइव आ जाइए और सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा अपना आंसर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वेल्डर थ्योरी ट्रेड की प्रशिक्षण अवधि कितने वर्ष की होती है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। तो देखिए जो वेल्डर थ्योरी ट्रेड की जो प्रशिक्षण अवधि होती है वह होता है 1 वर्ष का। तो वेल्डर थ्योरी की जो प्रशिक्षण अवधि है वह 1 वर्ष का होता है। CTS के अंतर्गत वेल्डर ट्रेड ITI के माध्यम से पैन इंडिया पर चल रहे सभी लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में से एक है और यह पाठ्यक्रम 1 वर्ष की होती है। इसमें मुख्य रूप से ट्रेड तथा कोर क्षेत्र शामिल होते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम पास करने के पश्चात ट्रेनिंग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता वाले NCVT द्वारा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि NTC से सम्मानित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली सुविधा क्या है? पुस्तकालय, छात्रावास, चिकित्सा, यह सभी। तो देखिए प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली जो सुविधा होती है वह पुस्तकालय भी होता है, छात्रावास भी दिया जाता है और उन्हें चिकित्सा का सुविधा भी दिया जाता है। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, आर्क से उत्पन्न पराबैंगनी किरणें वातावरण की कौन सी गैसों को ओजोन में परिवर्तित करती हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आर्क से उत्पन्न पराबैंगनी किरणें जो वातावरण में ऑक्सीजन होती हैं उसी को क्या करती हैं? ओजोन में परिवर्तित कर देती हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन से ही ओजोन का निर्माण होता है। तो आर्क से उत्पन्न पराबैंगनी किरणें वातावरण की ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित करती हैं और वेल्डिंग आर्क में हानिकारक अल्ट्रावायलेट तथा इंफ्रारेड रेज निकलती हैं और अल्ट्रावायलेट किरणें आँखों तथा त्वचा रोग को हानि पहुँचाती हैं। अतः अल्ट्रावायलेट तथा इंफ्रारेड किरणों से सुरक्षा के लिए उचित प्रकार का हमें फिल्टर का भी प्रयोग करना चाहिए। अब हमारा चौथा क्वेश्चन कि फ्यूम तथा विषैली गैसों को बाहर निकालने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? फ्यूम नाजल का, फ्यूम एक्सट्रैक्टर का, फ्यूम कैप का, इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूम तथा विषैली गैसों को बाहर निकालने के लिए हम लोग फ्यूम एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वेल्डिंग प्रक्रिया के समय वेल्डर वेल्डिंग से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की विषैली गैसों तथा दूषित धूलयुक्त हवा में श्वास लेता रहता है, जिसका वेल्डर के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पांचवा क्वेश्चन है कि वेल्डर को स्वच्छ वातावरण देने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए वेल्डर को स्वच्छ वातावरण देने के लिए वेल्डिंग चश्मा भी प्रयोग करना चाहिए, वेल्डिंग दस्ताना भी यूज करना चाहिए और वेल्डिंग बूथ का भी प्रयोग स्वच्छ वातावरण देना है ना, हमें लगा कि ठीक है। तो स्वच्छ वातावरण देना है तो वेल्डिंग बूथ का प्रयोग करना चाहिए यहाँ पे, जबकि आपको वेल्डिंग चश्मा भी लगाने चाहिए, दस्ताने भी आपके लिए होता है। लेकिन यहाँ पे वातावरण की बात करेगा तो वातावरण के लिए वेल्डिंग बूथ का होना जरूरी है। और जबकि अगर पर्सनल सेफ्टी यानी कि करना है तो चश्मा भी होना चाहिए, दस्ताने भी होना चाहिए, ये सब होना जरूरी है। लेकिन वातावरण के लिए वेल्डिंग बूथ होना जरूरी है। तो वेल्डिंग बूथ का प्रयोग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेल्डिंग बूथ में जो हवा होता है यह 0.5 मीटर पर सेकंड से जानी चाहिए। जिंक, लेड और कैडमियम तथा तांबे के ऑक्साइड बहुत हानिकारक होते हैं। तो वेल्डिंग बूथ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि वेल्डिंग प्रक्रम में आग से बचाव का निम्न में से कौन सा साधन है? पानी, रेत, मिट्टी, यह सभी। तो देखिए वेल्डिंग प्रक्रम में अगर आग से बचाव करना है जो हम लोग साधन यूज करते हैं वह रहता है हमारा रेत। अगर वेल्डिंग से अगर कहीं पर आग लग जाती है हम तो वहाँ पे हम लोग रेत यूज कर सकते हैं। तो रेत, मिट्टी और पानी आग से बचाव कर सकते हैं, तो यहाँ पे सभी हो सकता है। तो पानी भी यूज कर सकते हैं, मिट्टी भी यूज कर सकते हैं। तो वेल्डिंग प्रक्रम, तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। तो वेल्डिंग प्रक्रम में अग्नि से बचाव के लिए हम लोग पानी, रेत तथा मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं, इन सभी का। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कि अनियंत्रित तथा दुखद परिणाम वाले अनजाने में हुए प्रक्रम को क्या कहते हैं? दुर्घटना, घटना,
ए और सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाले अनजाने में जो प्रकरण होता है उससे हम लोग बोलते हैं दुर्घटना। तो दुर्घटना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8वां क्वेश्चन है कि मानव स्वभाव में बसी विशिष्ट स्वभाव क्या है? जिज्ञासा, कर्मठता, ज्ञात नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मानव स्वभाव में जो बसी विशिष्ट स्वभाव होती है वह रहता है जिज्ञासा। तो मानव स्वास्थ्य में बसी विशिष्ट स्वभाव जिज्ञासा होती है, परंतु इस पर कारखानों में कार्यरत कारीगरों को अंकुश लगाना होता है, क्योंकि ज्यादा जिज्ञासा वाला व्यक्ति जल्दी दुर्घटना का शिकार बनता है। तो यह सब हमारा जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है और उन्हें बता दें कि यहाँ पे अब डेली क्लासेस चलेंगी वेल्डर ट्रेड की। और तो सभी लोग आप लोग 7 बजे सुबह लाइव आ जाया करें। अब 9वां क्वेश्चन है कि तकनीकी विद्यार्थियों को अपने अध्ययन काल में किसका अभ्यास करना चाहिए? सुरक्षात्मक उपायों को, मशीनों पर कार्य करने का, हस्त औजारों का, डी है या सभी? तो देखिए अगर आप लोग तकनीकी विद्यार्थी हैं और अपने अध्ययन काल में हैं तो आपको सबसे पहले सुरक्षात्मक जो उपाय होते हैं इसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। मशीन पर कार्य करने की वो तो बात की बात है, हस्त औजार पे वो तो बात की, लेकिन सबसे पहले अपना खुद का सुरक्षा होना जरूरी है। तो सबसे पहले सुरक्षा उपायों का अभ्यास करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर ही करेक्ट होगा। तकनीकी विद्यार्थियों को अपने अध्ययन काल में ही सुरक्षात्मक उपायों का अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि आपको कार्यशाला में सदैव बूट पहनकर चलना चाहिए और कार्यशाला में ढीले कपड़े, टाई, मफलर आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए कार्य करते समय, और किसी भी मशीन की जानकारी प्राप्त किए बिना मशीन को नहीं चलाना चाहिए। ऐसे आपको सावधानियां बरतनी पड़ती हैं या सुरक्षात्मक उपाय आपको करने चाहिए। 10वां क्वेश्चन है कि संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन पर कार्य करने का परिणाम क्या हो सकता है? परिष्कृत, दुर्घटना, पता नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन पर कार्य करने का जो परिणाम हो सकता है वह रहता है दुर्घटना। तो दुर्घटना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है? तो हाथ से हथौड़ा छूटकर सामने खड़े व्यक्ति को लगना, ये तो दुर्घटना का कारण है, आपको पता है। अचानक हैक्सा ब्लेड टूटने से अंगुली में चोट लगना, यह भी दुर्घटना के अंतर्गत आएगा। अब देखिए है तीसरा कि बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी उंगली काट लेना। भाई जब आप उंगली अपना खुद ही काटेंगे तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। जबकि देख फर्श पर पड़े तेल पर फिसलने से हाथ की हड्डी टूट जाना, ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम हो रही हैं उसे दुर्घटना कहते हैं। लेकिन अगर आप जानबूझ के अपना उंगली काट रहे हैं बीमा कंपनी से पैसा कमाने के लिए तो वो दुर्घटना नहीं है, बल्कि आप कर रहे हैं ऐसा गलत काम। तो यहाँ पे कह रहे हैं दुर्घटना नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बीमा कंपनी से पैसा कमाने के लिए अपनी उंगली काट लेना दुर्घटना का कारण नहीं होता है। स्वयं अपने लाभ उठाने के लिए की गई दुर्घटना दुर्घटना का कारण नहीं होती है। किसी मशीन पर कार्य करते समय आकस्मिक हुई घटना को हम लोग दुर्घटना का कारण समझते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यशाला में औजारों की असुरक्षित अवस्था में उपयोग होने से क्या संभावना बनी रहती है? तो देखिए कार्यशाला में औजारों अगर असुरक्षित अव्यवस्था है तो इसका मेन यही हो सकता है कि आपको दुर्घटना हो सकता है। तो दुर्घटना होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं अगर आप असुरक्षित हैं तो। 13 नंबर क्वेश्चन है कृत्रिम श्वसन क्रिया में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? वायु मार्ग साफ करना, श्वास पुनः चालू करना, अधिक उत्सुक होना, उपरोक्त सभी। तो कृत्रिम श्वसन क्रिया में सम्मिलित प्रक्रिया जो होती है वह रहता है कि वायु मार्ग साफ करना, श्वास पुनः चालू करना और अधिक उत्सुक होना, यह सभी होता है कृत्रिम श्वसन क्रिया में। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो और कृत्रिम श्वसन क्रिया 4 प्रमुख विधियां होती हैं, जैसे सिल्वेस्टर विधि से भी कृत्रिम श्वसन किया जा सकता है, सैफर विधि से भी मुंह से मुंह में हवा भरकर भी, और कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा भी श्वसन क्रिया संपन्न कराई जा सकती है। अब है 14 नंबर का क्वेश्चन निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? कार्य में रुचि ना होना, अधिक फुर्ती होना, अधिक उत्सुक होना, अनुशासनहीन होना। तो दुर्घटना का जो कारण नहीं है वो है कि अधिक फुर्ती होना, यह आपका दुर्घटना का कारण नहीं है। जबकि अगर कार्य में रुचि नहीं है आपका तो भी दुर्घटना हो सकता है। अगर आप अधिक उत्सुक हैं तो भी आपसे जल्दबाजी में दुर्घटना हो सकती है। अगर आप लोग अनुशासनहीनता करते हैं तो भी दुर्घटना होने के चांस बढ़ जाते हैं।
बाकी अगर आप लोग असावधानी से काम कर रहे हैं तो भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। अरुचि, जल्दबाजी, अज्ञानता, उत्सुकता, काम करने का गलत तरीका और स्वच्छता की कमी, इन सभी से भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आराम करने के लिए कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए, चिकित्सा के आने तक लिटा देना चाहिए। तो देखिए, अगर किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसे तुरंत जो फर्स्ट एड होता है यानी कि प्राथमिक उपचार होता है उसे हमें प्रोवाइड कर देना चाहिए। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए। प्राथमिक उपचार घायल व्यक्ति की अवस्था के अनुसार किया जाना चाहिए। घायल अवस्था में डॉक्टर को बुलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि डॉक्टर के आने में देरी हो तो घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड करना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग शॉप में आग लगने का कारण क्या हो सकता है? गर्म स्लैग, इलेक्ट्रिक आर्क, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वेल्डिंग शॉप में आग लगने का जो कारण हो सकता है वो रहता है कि गर्म स्लैग भी और इलेक्ट्रिक आर्क दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानवीय शरीर का अवरोध लगभग कितना होता है? 600 ओम, 700 ओम, 800 ओम, 900 ओम। तो देखिए, जो मानवीय शरीर का जो अवरोध होता है यह लगभग होता है 600 ओम का। तो यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, 600 ओम। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कितने वोल्ट से अधिक वोल्टता का अर्थ लगने पर विद्युत संबंधी सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है? तो अगर वह आपका 60 वोल्ट से अधिक वोल्टता का अर्थ करने पर विद्युत संबंधी सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। और इसके लिए आपको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि वेल्डिंग उपकरणों का ठीक प्रकार से अर्थ होना चाहिए, तारों का इंसुलेशन ठीक प्रकार से होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक होल्डर पूरी तरह से ऊष्मा के कुचालक या डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ का बना होना चाहिए। यह सभी आपको सुरक्षा नियम में दिए जाते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन तो यहाँ दिखा नहीं। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि बिजली का झटका लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए? चाय, पानी, काफ़ी, यह सभी। तो बिजली का झटका लगे व्यक्ति को निम्न में से जो पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए वो रहता है, न तो चाय पिलाना चाहिए, न पानी, न काफ़ी, या कुछ भी नहीं उसे पिलाना चाहिए अगर उसे बिजली का झटका लगा है तो। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में प्रदर्शित चेतावनी संकेत क्या है? तो देखिए, ये जो फिगर दिख रहा है ये आपका तो चेतावनी का संकेत है, लेकिन किसका है? ये विषाक्तता का खतरा है। तो विषाक्त को खतरा है, यही इसका चेतावनी संकेत यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। तो इन संकेतों के माध्यम से हम चेतावनी दिया जाता है, आपको भी पता होगा, चेतावनी संकेत के द्वारा। अब यह है कि चित्र में प्रदर्शित सुरक्षा संकेत किस प्रकार का है? तो सूचनात्मक संकेत है कि अनिवार्यता संकेत है कि निषेधात्मक संकेत है, चेतावनी संकेत है। तो ये जो है ये हमारा अनिवार्य संकेत होता है कि ये बताता है कि अगर आप लोग कोई काम करने जाना तो ग्लव्स जरूर पहन लें। तो ये अनिवार्य संकेत होता है। तो चित्र में प्रदर्शित सुरक्षा संकेत अनिवार्य प्रकार का संकेत है। अनिवार्य संकेतों के द्वारा कारीगरों को कार्य करने से पूर्व सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं, जिससे कारीगर इन संकेतों को सहज समझकर आसानी से कार्य कर सके। ये हमारे यूपी आर्मिनल में वो क्वेश्चन था। अब 23 नंबर का क्वेश्चन जो कि भेल टेक्नीशियन बी में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये जो फिगर दिख रहा है ये कौन सा फिगर है? निषेधात्मक साइन है या फिर अनिवार्य साइन है या सूचनात्मक संकेत है या चेतावनी संकेत है? तो देखिए, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना, ये फिगर आपका है चेतावनी संकेत के अंतर्गत आता है। तो ये चेतावनी संकेत दे रहा है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये कौन सा फिगर है आपको बताना है। तो देखिए, ये है मिलर कटर, एडजस्टेबल गार्ड, वर्कशॉप क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक कटर लगा हुआ है। तो ये कटर है तो क्या हो जाएगा? एडजस्टेबल गार्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो कटर तो है, लेकिन यहाँ पे जो है ये आपका एडजस्टेबल गार्ड है। तो सुरक्षा संघ एडजस्टेबल गार्ड को प्रदर्शित करता है। यह संकेत नीली पृष्ठभूमि यानी कि ब्लू बैकग्राउंड पर सफेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार में बना होता है। जैसे हेलमेट, चश्मा, जूता, दस्ताने आदि अनिवार्य संकेत के अंतर्गत आते हैं।
तो ये एडजस्टेबल गार्ड है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि जहर के खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो टॉक्सिक हैजर्ड की बात करें, टॉक्सिक हैजर्ड या जहर को खतरा, तो टॉक्सिक हैजर्ड ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेजर बीम, ये ऑप्शन ये जो है लेजर बीम को बता रहा है, और ये जो है आपका फर्स्ट एड का साइन है। तो आपको यहाँ पे हो गया ये क्वेश्चन। अब है 26 नंबर का क्वेश्चन, ये फायर का है, आपको पता है, और ये जो है आपका लेजर बीम का है। ये क्या है, ये आपका विकिरण से खतरा, तो रेडिएशन से खतरा वाला, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि सूचनात्मक संकेत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सूचनात्मक संकेत के संबंध में जो कथन सत्य है यही आपको बताना है। तो कह रहे हैं इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है, ये गलत है। इनकी आकृति वृत्ताकार होती है, ये भी गलत है। इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है, बिल्कुल सही। इनकी जो पृष्ठभूमि होती है वह हरी होती है, और ये संकेत सूचना संबंधी होते हैं तथा वर्गाकार आकृति के होते हैं, और कुछ सूचनात्मक संकेत जैसे प्राथमिक उपचार की सुविधा, आपातकालीन दरवाजे, प्रतीक्षा स्थल आदि होते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट के खतरे को प्रदर्शित करता है। तो 415 वोल्ट का जो खतरा है इसे प्रदर्शित करने के लिए हमें चेतावनी चिन्ह यूज करना पड़ेगा, ताकि ये बताएगा कि 415 वोल्ट से आपको खतरा है, तो आप लोग पहले से ही सचेत हो जाएं। तो यानी कि वार्निंग साइन होता है, चेतावनी संकेत। यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एड बॉक्स का अनिवार्य घटक निम्न में से कौन सा है। तो देखिए पट्टी भी होना चाहिए फर्स्ट एड में, रुई भी और डेटालिन सभी का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब है 30 नंबर का क्वेश्चन, बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, देखें कि श्वास चल रही है या नहीं, मुंह पर पानी की छींटे मारना चाहिए, कपड़े ढीले करेंगे। तो देखिए अगर व्यक्ति बेहोश मिलता है तो उसे सबसे पहले ये करना चाहिए, देखें कि उसका सांस चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि बेहोश मिले व्यक्ति को सर्वप्रथम यह देखेंगे कि उसका श्वास चल रहा है या नहीं। यदि श्वास ठीक से नहीं ले पा रहा हो तो तुरंत डॉक्टर को बुलाने की व्यवस्था करें, तथा तब तक पीड़ित व्यक्ति को कृत्रिम श्वास दिलाने की कोशिश करना चाहिए जब तक कि डॉक्टर ना आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 30 क्वेश्चन खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगला पार्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आप लोगों को पढ़ा पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ने के लिए कहा है सर हमें वेल्डर ट्रेड का पढ़ना है, तो हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं शेयर करेंगे, तो हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे। तो आप लोग ज़रूर शेयर करें, सपोर्ट करें, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो लोग डिसलाइक करते हैं वो भी कमेंट में बताएं कि वो डिसलाइक क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग उससे सुधार कर सकें। तो आप लोग ज़रूर अपना सहमति व्यक्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।